आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 7 डील करता है आपका प्लेंट से रिलेटेड कि प्लेंट क्या होता है। तो प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, प्लेंट में ये तीन चीजें जो होनी चाहिए। पर हमें यहाँ पर आंसर क्या ढूंढना है, नॉट। तो जज कौन सा जज के पास लगेगा ये पता नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ ये होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर तो वैसे डी है। ठीक है, बट वैसे देखा जाए तो क्या क्या प्लेंट की एसेंशियल थिंग्स है। नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट, जिसके कोर्ट के सामने। ठीक है, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेम एंड डिस्क्रिप्शन रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, कॉज ऑफ एक्शन, जुडिक्शन इन द क्लेम। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, जुडिक्शन एंड क्लेम, ये सब कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अ प्लेंट इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट डिस्क्लोज ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, द प्लेंटिफ प्रेजेंट अ फ्रेश सूट ऑन अ सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्या होगा? तो क्या वो ला सकता है सेम कॉज ऑफ एक्शन पे? तो आंसर है यस। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपका, इफ अ प्लेंट इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इट डज नॉट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि कॉज ऑफ एक्शन ना होने के ना डालने की वजह से आपका प्लेंट जो है वो डिसमिस हो गया। ठीक है, कैन द प्लेंटिफ प्रेजेंट अ फ्रेश सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्या वो सेम ग्राउंड ऑफ सेम कॉज ऑफ एक्शन पे दोबारा एक केस ला सकता है? तो आंसर है यस, यानी कि ए। इफ द सूट इज फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुडिक्शन, अगर मान लीजिए एक आपने ऐसी जुडिक्शन में फाइल कर दिया जिसको कोर्ट में ऐसा केस आपने केस ऐसी जुडिक्शन में फाइल कर दिया जिसमें आप नहीं लेकर जा सकते, तो वहां क्या होगा? इट शैल बी रिटर्न, तो वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, 7-10 में। वेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वेयर अ सूट प्लेंट सीकिंग रिलीफ ऑफ पोजेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी इज रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7-11, 7-11 में आपकी रिजेक्ट हो गई। ठीक है, वेदर अ फाइलिंग ऑफ फ्रेश सूट इज बार्ड, क्या फ्रेश सूट लाना बार्ड है? नो, फाइलिंग ऑफ सूट इज फ्रेश सूट इज नॉट बार्ड, प्रोवाइड अ फ्रेश सूट विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पर वो आपको लिमिटेशन के अंदर लेकर आना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर प्लेंट जो है वो आपने मांगा उसका इमोरल प्रॉपर्टी का और वो रिजेक्ट हो गया, 7-11 में रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या आप नया केस लेकर आप बार्ड हो क्या नया केस लाने के लिए? तो आंसर इज नो, आप नया केस लेकर आ तो सकते हो पर आपको वो लिमिटेशन के अंदर फाइल करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या है? सूट वुड नॉट बी डिसमिस अंडर 7-11 इफ सूट किसी वजह से डिसमिस नहीं होगा, तो यहाँ पर है आंसर है नन ऑफ द अबव। बाकी इन 7-11 में इन रीजन की वजह से हो सकता है रिजेक्ट। ठीक है, तो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। किन किन? जब आपने कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करो, सूट बार्ड हो बाय एनी लॉ। ठीक है, ये डुप्लीकेट जमा ना करो, सूट इज नॉट इन डुप्लीकेट। ठीक है, प्ली रेज बाय कंटेस्टेड रिस्पोंडेंट इज इन फैक्ट दैट कॉल्ड, तो इसमें क्या कहेगा? प्ली इफ डेमनर contesting respondent, it is a plea raised by the contesting respondent in fact called plea of damner। ठीक है, plea of damner का आ जाएगा। ऑर्डर 7-1 CPC is related to 7-1 किससे रिलेटेड है? particulars to be contained of the to the plaint, क्या जो particulars डाल रखे हैं उसमें वो चीज से। तो इसका आंसर क्या है? सी। अ प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, अ प्लेंट किस बात पर रिजेक्ट करा गया? आपका प्लेंट रिजेक्ट करा गया आपका इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, अगर उसमें कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज ना करो। तो इसका आंसर क्या है? ए। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, इट इज कॉल्ड दी, उसे हम क्या बुला सकते हैं? प्लेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, प्लेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डॉक्यूमेंट बाय प्रेजेंटेशन विच ऑफ द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। तो इसका आंसर क्या है? टी। अंडर विच ऑफ द सीपीसी अ प्लेंट इज रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इन द एब्सेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो 7-11 का रूल कौन सा है जिसपे कॉज ऑफ एक्शन पे आपका डिसमिस हो जाएगा? तो उसका आंसर है ए। ठीक है, ए से मतलब ऐसे याद रखो, कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो उस पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। अ डिफेंडेंट कैन प्ले टू द कोर्ट फॉर रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, डिफेंडेंट कहता है कि प्लेट कर दो इफ इट इज बार्ड बाय द अनदर एनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट, अगर वो बार्ड है किसी और मतलब यानी कि कोई एनेक्टमेंट में क्या रखा है कि ये भाई इस जैसे लेबर लॉ पे है, लेबर लॉ पे सिविल कोर्ट आपका जुडिक्शन ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो वो क्या है? बार्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। व्हेन अ कोर्ट कैन रिजेक्ट द प्लेंट, कोर्ट कब प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है? तो कोर्ट प्लेंट को रिजेक्ट कर सकता है आपका इन सब रीजंस की वजह से। व्हेन अ प्लेंटिफ फेल टू कंप्लाई विद द रूल 9, प्लेंटिफ जो है वो फेल हो गया रूल 9 में आपका सारी कंडीशंस को अप्लाई करने में। ठीक है, और वेयर अ सूट इज बार्ड बाय लॉ, या फिर आपका सूट जो है वो बार्ड बाय लॉ है, वेयर द प्लेंटिफ इज नॉट इन डुप्लीकेट, प्लेंट जो है वो आपने डुप्लीकेट नहीं करा। तो इसका आंसर है सब। तो इसे नोट कर लो। ए फाइल अ सूट, ए ने क्या करा? एक फाइल करा सूट अगेंस्ट थ्री डिफेंडेंट, किसके अगेंस्ट?
3 डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब अगर डिफेंडेंट 1, डिफेंडेंट 2 एंड डिफेंडेंट 3 इन तीनों के अगेंस्ट फाइल करा है, अगर देयर वाज अ नो कॉज ऑफ एक्शन और एलेज करा है कि नो कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट हिम, ऑर्डर 711 डी, ठीक है। द प्लेंट इज टू बी, अब प्लेंट क्या होगा उसमें, प्लेंट उसमें क्या होगा आपका, प्रोसीड विद द ग्रांट ऑल डिफेंडेंट, तो प्रोसीड क्या होगा आपका विद अगेंस्ट द ऑल डिफेंडेंट, इसका आंसर क्या है सी। डिलेइंग फाइलिंग द सूट, डिले डिले इन फाइलिंग द सूट कैन बी कंडोन अंडर ऑर्डर 7 रूल 6, तो आपको 7/6 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी अगर आप डिले फाइल कर रहे हो तो, यानी कि अगर आपने डिले में करा है कि जब आपको सूट इतनी तारीख को लाना था आपने नहीं लेकर आए, तो डिले फाइल कर रहे हो तो आपको ऑर्डर 7/6 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, तो इसका आंसर क्या है सी, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात किसमें करी गई आपका, सॉरी 7/10 में क्या बात करी गई, रिटर्न ऑफ प्लेंट की बात करी गई, तो इसका आंसर क्या है ए। मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आपको टिक करना है, ठीक है। द कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सूट एट द फाइलिंग ऑफ द सूट, सब्सिक्वेंट चेंजेस इट वैल्यू डज नॉट अफेक्ट द जुडिक्शन, तो ठीक है ये वाली स्टेटमेंट तो हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो इसमें इनकरेक्ट जो है वो ये वाली है, ठीक है, डी है इसका आंसर। क्या लिखा, इफ द plaintiff undervalue or overvalues the claim for the purpose of choosing the forum, it is not the duty of the court to return it to be filed in proper court, तो इसका आंसर क्या है डी। A plaintiff is liable to be returned when, a plaint को कब रिटर्न होना चाहिए, plaintiff is filed in a court have no jurisdiction, ठीक है। अब रिटर्न कब होगा, जब प्लेंट जो है वो फाइल्ड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुडिक्शन, जिस कोर्ट के पास जुडिक्शन नहीं है उसे करने के लिए, तो इसका आंसर क्या है डी। If the court finds at any stage that it is no pecuniary jurisdiction with respect to subject matter, the suit it will be, जब कोर्ट को लगे कि इसकी कोई पेक्यूनियरी जुडिक्शन नहीं है, मनी की जुडिक्शन नहीं है, ठीक है, जैसे दिल्ली में 3 लाख सीनियर सिविल जज 3 लाख से 2 करोड़ तक आपका ये डीजे के पास, और 2 करोड़ से ऊपर आपका ये हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये पेक्यूनियरी जुडिक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो इसमें क्या है डी, तो क्या है रिटर्न टू द प्लेंट। ऑर्डर 7/10 टू द 10 बी प्रोवाइडेड फॉर 10, ये किससे रिलेटेड बात करते हैं, रिटर्न आउट ऑफ प्लेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, इन अ केस द सूट हैज टू बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट हैविंग नो जुडिक्शन टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी, द प्लेंट टू बी, अब आपको इसका आंसर पता ही है कि क्या हो जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिटर्न। If the court finds that no pecuniary or territorial jurisdiction to try the suit, the proper order will be to be return the plaintiff for present in a proper court, तो उसका हो सकता है 7/10 में, ठीक है। The court can reject it the plaint under order rule 11 ई में, ठीक है, ई में क्या आपका किस बेस पे करेगा, डुप्लीकेट आपने जमा नहीं कराया, तो इसका आंसर क्या है बी। The plaint can be rejected, a plaint can be rejected on the basis of order 7/11, ठीक है, 7/11 में रिजेक्ट हो सकता है, इसका आंसर क्या है सी। A plaint can be rejected, a plaint can be rejected किस बेस पे हो सकता है, प्लेंटिफ इज इनसफिशिएंट स्टैंप, उसने इनसफिशिएंट स्टैंप पे करी है, कोर्ट फी सही से नहीं लगाई, बार्ड बाय लॉ, वो किसी लॉ से बार्ड है, ठीक है। द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि ऑल द अबव, डी है इसका आंसर। वेयर द प्लेंट इज नॉट फाइल्ड इन अ डुप्लीकेट, प्लेंट में भी अगर डुप्लीकेट में नहीं फाइल करा तो क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्या होगा रिजेक्ट हो जाना, ना कि रिटर्न, तो इसका आंसर क्या है बी, ठीक है, और इसका आंसर क्या था डी। After rejection of plaint, whether the plaintiff can institute fresh suit on the same cause of action, after rejection of plaint, क्या जब plaint reject हो जाए, ठीक है, तो क्या same cause of whether the plaintiff can institute a fresh suit on the same cause of action, क्या same cause of action पे लेकर जा सकता है, can be institute another suit, cannot be institute another suit, या आपका देखो क्वेश्चन क्या है, क्या जब आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो जाए, वेदर क्या प्लेंटिफ के इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश सूट, क्या सेम कॉज ऑफ एक्शन पे वो फ्रेश सूट ला सकता है, तो इसका आंसर है यस ए। मतलब मान लो कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है, और क्या मैं उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर एक नया सूट लेकर आ सकता हूँ, पहला मेरा केस उड़ गया, तो आंसर है यस। अगला फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज नॉट बार्ड व्हेन, कब बार्ड नहीं होगा, जब वो रिजेक्ट हुआ है ऑर्डर 7/11 में, 7/11 में रिजेक्ट हुआ है, या ऑर्डर 9 रूल 2 में डिसमिस हुआ है, या ऑर्डर 9 रूल 3 में डिसमिस हुआ है, ठीक है, तो इन 3 में डिसमिस हुआ है, तो आपका
ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीपीसी से रिलेटेड, कि अगर इसमें हुआ तो, क्योंकि इसी में आपका फिर रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, ठीक है, अगर वो इन 3 सेक्शनों में रिजेक्ट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लिख दो इसके आगे, आईएमपी, ठीक है। On which of the following grounds plaint cannot be rejected? Plaint cannot be rejected. इन किन grounds पे plaint reject नहीं हो सकता? Where it is not be present by an advocate. ये मतलब वो advocate के थ्रू present होना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये रीजन है, बाकी इन रीजनों की वजह से उड़ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। Which one of the following rejection of plaint has been mentioned? Rejection of plaint के बारे में किस में बताया गया? तो 7-11 में बताया गया, तो इसका आंसर है ए। On which ground the plaint cannot be रिजेक्टेड, किस ग्राउंड पे प्लेंट रिजेक्ट नहीं करा जा सकता? तो इसका आंसर है आपका बी, कि प्लेंट इज फाइल्ड इन सच कोर्ट डज नॉट हैव जुडिक्शन टू ट्राई द सूट, ठीक है, इस ग्राउंड पे आपका नहीं करा जा सकता, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे आपका क्या होता है, रिटर्न होता है, रिजेक्ट नहीं होता, बाकी इन ग्राउंड्स पे आपका रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 7-11 सीपीसी प्रोसीजर प्रोवाइडेड किसके लिए, आपका रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। सूट वाज फाइल्ड ऑन 20/11/2022 को, एक केस फाइल हुआ 20/11/2022 को, 2012 को, एंड इट हैज बीन स्पेसिफिकली प्लीडेड दैट द कॉज ऑफ एक्शन अराउज ऑन 6/10/2012, यानी कि जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था वो 6/10/2012 में हुआ था, ठीक है। द डिफेंडेंट अपीयर विदाउट फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट अपीयर विदाउट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, ही हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर 7/11 on the ground that suit is barred by limitation, state what is the correct opposition। तो अब इस बात पे क्या होगा, तो इस बात पे क्या होगा, dismiss of application will be proper, objection could not be decided without recording the evidence of the parties, ठीक है, तो डिसीजन आपका ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, एक सूट फाइल हुआ, ठीक है, मान लो मैं एक सूट लेकर गया 20/11/2012 में, एंड डिफेंडेंट स्पेसिफिकली प्लीडेड द कॉज ऑफ एक्शन अराउज ऑन 6/10 में हुआ है, and defendant appeared or without filing written statement, डिफेंडेंट आया पर उसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, उसने सीधा 7/11 की एप्लीकेशन फाइल कर दी इन ग्राउंड पे दैट द सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, और उसने क्या ग्राउंड लिया कि सूट जो है वो बार्ड है बाय लिमिटेशन के थ्रू। स्टेट व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन, अब इसमें क्या करेक्ट पोजीशन होगी, डिसमिस ऑफ द एप्लीकेशन विल बी प्रॉपर ऑब्जेक्शन कुड नॉट बी फाइल डिसाइडेड विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द पार्टी, कि डिसमिस ऑफ एप्लीकेशन, उसकी जो एप्लीकेशन होगी, किसकी एप्लीकेशन, डिफेंडेंट की एप्लीकेशन जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी 7/11 की, क्यों, क्योंकि विल बी प्रॉपर, ऑब्जेक्शन कुड नॉट बी फाइल, ऑब्जेक्शन कुड नॉट बी डिसाइडेड, ऑब्जेक्शन तब तक डिसाइड नहीं होंगे विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द पार्टी, जब तक एविडेंस पार्टी के रिकॉर्ड ना हो जाए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो प्लीज। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, अंडर विच ऑफ द कंडीशन प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो सकता, रिजेक्ट कब नहीं होगा, जब आपका इट इज अ फाइल इन अ कोर्ट इनकॉम्पिटेंट जुडिक्शन, इनकॉम्पिटेंट जुडिक्शन में वजह से हुआ है तो आपका रिटर्न होता है, रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है, इनकॉम्पिटेंट, तो इसका आंसर वैसे डी है, ऊपर है इसका आंसर, ये रहा। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, और किस बात पर रिजेक्ट हो सकता है, इफ इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, द सूट अपीयर्स टू बी बार्ड एनी लॉ, वेदर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस है इसका आंसर। The plaintiff shall not rejected in one of the following condition, the plaintiff shall not reject in one of the following reason, shall not reject कर सकता है one of the following reason, तो इसका है where it is not submitted by any advocate, ठीक है, तो इसका आंसर है बी, और इस बात पर रिजेक्ट हो सकता है, डिस्क्लोज नहीं करा कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, रिलीफ क्लेम आपने जो करा है वो करेक्ट नहीं करा, अंडर वैल्यूड है, एंड व्हेन द सूट अपीयर्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेंट इट इज बार्ड, ठीक है, तो ये 3 रीजन हो सकते हैं, रिजेक्शन रीजन 1, 2 एंड 3। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, इन ग्राउंड्स पे हो सकता है, ठीक है, तो इसका नाम शैल बी रिजेक्टेड ऑन द फॉलोइंग व्हेन इट इज नॉट फाइल्ड इन 2 कॉपीज, 2 कॉपीज में फाइल नहीं करा, तो बाकी वेयर इट इज नॉट सपोर्टेड विद द एफिडेविट, इन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता, बाकी इन ग्राउंड्स पे नहीं हो सकता, ठीक है। Which of the following is newly added ground of rejection of plaint, ऑर्डर 7/11 सीपीसी, ठीक है, ऑर्डर 7/11 में आपका कब केस हो सकता है, प्लेंट नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, जब आपने प्लेंट डुप्लीकेट में फाइल नहीं करा, तो इसका आंसर है डी। वेदर द अपील और रिविजनल कोर्ट कैन रिटर्न द प्लेंट ऑर्डर 7/11 7/10 सीपीसी आफ्टर सेट असाइड द डिग्री, सेट असाइड कर सकते हैं डिग्री को, यस,
whether the appeal or revision court can return the plaint under 7-10 after set aside the degree, तो इसका आंसर है yes, यानी कि टी। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। Can a document which is not produced with the plaint and which ought to be have been produced by the plaintiff be received in evidence on this behalf? तो only with the leave of the court, ठीक है, आंसर इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। Order 7-11 CPC, the plaint shall not be rejected. A plaint shall not be rejected where it does where it does not disclose the cause of action. Does not मतलब यानी कि है कि आपका प्लेंट अगर डिस्क्लोज नहीं कर रहा कॉज ऑफ एक्शन तो इस बेस पे ग्राउंड पे नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या है? ए। ऑर्डर रिजेक्ट द प्लेंट, ऑर्डर 7-11 इज अ क्या आएगा उसमें, क्या है? इज अ डीम डिग्री होगा, वो डीम डिग्री होगा, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन सीपीसी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हैज बीन मेंशन्ड, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किस में बताया गया? आपका 7-11 में बताया गया, तो इसका आंसर ए है, इसका आंसर सी था। अंडर द सीपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट कैन नॉट रिजेक्ट द प्लेंट, कोर्ट किन ग्राउंड्स पे आपका रिजेक्ट नहीं कर सकता प्लेंट? वेयर दैट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉज ऑफ एक्शन, जब उसमें डिस्क्लोज नहीं करा कॉज ऑफ एक्शन। द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड, ऑर्डर 7 रूल 11E में कब रिजेक्ट होगा? जब वो आपका डुप्लीकेट आपने जमा नहीं करवाया, तो इसका आंसर है ए। अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर 7-11E फॉर डुप्लीकेट। अब है ऑन द रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट अंडर प्रोविजन ऑफ 7-11 CPC present a fresh plaint in a respect of the same cause of action is on its own force but does not preclude the plaintiff represent a fresh, तो इस वजह से रोक नहीं सकता। मतलब सिंपल सी बात है कि 7-11 में आपका कोई रिजेक्ट हुआ है तो आप उसे, ठीक है, उसे आप दोबारा केस लेकर फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। तो बी है इसका आंसर। Where the plaint has been rejected or the plaintiff on the same cause of action, तो वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे क्या कर सकता है? मे फाइल न्यू सूट, तो इसका आंसर है ए। If a document which ought to be produced in the court along with the pleading is not produced under order 7-11 rule 14 at the hearing of the suit, तो क्या होगा? the same shall not be received the evidence on the behalf of the plaintiff, ठीक है, नोट कर लो इसे। The document in which of the plaintiff relies upon in the support of his claim shall be filed by him in the court, ठीक है। तो किस ग्राउंड पे? along with the plaint, तो प्लेंट के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए। ये ऑर्डर 7 रूल 14 की बात करता है, 7 रूल 14 की बात करता है। Where a plaintiff sues upon a document in his power of possession, he must along with the copy thereof, तो इसका आंसर क्या है? along with the plaint, ठीक है, वही 7-14 की बात करता है, तो इसका आंसर ए है हमारा। अब यहाँ पर ऑर्डर 8, अब 8 की बात है जो WS असॉल्ट ऑफ और काउंटर क्लेम से रिलेटेड बात करता है। इन अ सूट, इन अ सिविल सूट, इन अ केस, in case the sole defendant does not file the written statement within the stipulated time as per the order 8 or CPC and delay in filing the written statement is not condoned, कोर्ट क्या कर सकती है? प्रोसीड एक्स पार्टी, तो वो क्या करेगी? कोर्ट उस पर एक्स पार्टी का लगा देगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या है कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन सिविल सूट इन केस ऑफ सोल डिफेंडेंट डज नॉट फाइल अ रिटर्न, अगर डिफेंडेंट ने अपना WS आया तो है, WS फाइल नहीं करा है, ठीक है, विद इन स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम, जो भी स्टिपुलेट पीरियड ऑफ टाइम उसे दिया गया, ठीक है, 90 दिन होता है और 148 में वो और भी आगे बढ़ा सकता है, 30 डेज और एक्सटेंड हो सकता है as per the order 8 of the CPC and the delay in filing the written statement, और डिले हो जाती है फाइल एंड इज नॉट condoned, और वो डिले condone नहीं होता, तो कोर्ट शेल क्या कर सकता है? आपका एक्स पार्टी प्रोसीड कर देगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी। मतलब आया तो है पर WS फाइल ना करा, तो बी है, एक्स पार्टी कर देगा। एक्स पार्टी का मतलब आपको पता है क्या? नहीं, एक्स पार्टी का मतलब होता है एक्सक्लूसिव पार्टी, यानी कि एक पार्टी को सुन के, और किसको? प्लेंटिफ को। और देखो ए एंड बी स्यू सी, ए और बी ने स्यू कर दिया फॉर 1000 रुपीज, ठीक है, ए एंड बी स्यू सी फॉर 1000 रुपए के लिए स्यू कर दिया, तो क्या करें? सी कैन नॉट सेट ऑफ डेबिट ड्यू टू फ्रॉम ए अलोन, क्योंकि अब यहाँ पर क्या? सी कैन नॉट सेट ऑफ नहीं ले सकता फिर डेबिट ड्यू टू ऑफ फ्रॉम ए अलोन, ए से नहीं कर सकता, तो इसका आंसर क्या है? ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सी कैन सेट ऑफ द क्लेम,
सी किससे सेट ऑफ द क्लेम कर सकता है? तो इसका आंसर है आपका ए sue C on a bill of exchange of 500 rupees. C holds a judgment against A for recovery of debt of 1000 rupees. तो इसका आंसर क्या है? डी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ ओरिजिनल सूट इज डिसमिस, अगर आपका ओरिजिनल सूट डिसमिस हो गया तो आप काउंटर क्लेम फाइल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज सेट ऑफ? सेट ऑफ से रिलेटेड ऑर्डर 8 रिलेटेड डील करता है। तो इसका आंसर क्या है? ए। What duration of formally CPC has been assigned to submit the written statement after the date of service of summons? तो इसका आंसर क्या है? ए 30 डेज। ऑर्डर 8 रूल 1 रिलेटेड बात करता है। ए ने बी पे केस करा, ए ने बी पे केस करा ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 1000 रुपीज। बी होल्ड्स अ जजमेंट अगेंस्ट ए फॉर 2000। अब बी जो है वो जजमेंट ले आया ए के अगेंस्ट में 2000 रुपए का। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद एक जजमेंट है उस जिसमें उसने बी उल्टा ए से 2000 रुपए लेने हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसे में क्या होगा? सेट ऑफ तो लगेगा। तो क्या है? पेक्यूनियरी डिमांड में बी सेट ऑफ बिकॉज ऑफ बोथ क्लेम्स आर डेफिनेट। तो इसके आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज रिलेटेड टू सेट ऑफ? सेट ऑफ से रिलेटेड कौन सा सेक्शन डील करता है यहाँ? तो इसका आंसर है आपका ऑर्डर 7 रूल 6 8 रूल 6। तो यानी कि इसका आंसर क्या है? बी। इन अ रिटर्न स्टेटमेंट द डिफेंडेंट कैन क्लेम। अब डिफेंडेंट कैन क्लेम कर सकता है क्या? सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। तो इसका आंसर क्या है? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर सीपीसी इज रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम्स? इसमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम से रिलेटेड डील करता है? तो उसका आंसर है ऑर्डर 8। प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड द काउंटर क्लेम्स आर कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन कोड्स? इनमें से कौन से कोड से रिलेटेड डील करता है? तो उसका आंसर है ऑर्डर 8। ऑन द फेलियर टू फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी कोर्ट क्या कर सकता है आपका? may pronounce the judgment at once, may order to striking of the defense और may order to pass other order। देखो इसमें क्या है? ऑन द फेलियर, अगर आपने ऑर्डर 8 रूल 10, देखो इसमें सिंपल सी बात है। अगर ऑर्डर 7 रूल 10 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन द पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट। प्रोसीजर क्या रहेगा? व्हेन द पार्टी फेल हो जाती है टू प्रेजेंट डब्ल्यूएस, प्रेजेंट डब्ल्यूएस ना करने के लिए फॉर द बाय द कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो जब कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट कर भाई डब्ल्यूएस, तो नहीं कर रहे तो क्या होगा आपका? मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस। जजमेंट प्रोनाउंस हो सकती है, स्ट्राइकिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिफेंस में पास एनी अदर ऑर्डर। तो कोई भी कोर्ट कर सकती है कोई भी ऑर्डर पास। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, यानी कि सारे। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है भैया। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 रूल 1 डिफेंडेंट शैल फाइल द रिटर्न स्टेटमेंट। कितने दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज। 30 डेज से एक्सटेंड हो गए 90 डेज। ठीक है, और 90 डेज को इंक्लूड 90 डेज के बाद 148 में आपका 30 डेज और एक्सटेंड हो सकते हैं। तो 120 डेज में भैया फाइल करो। इसका आंसर क्या है? ए। ऑर्डर 7 ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी मैंडेट्स दैट द डिफेंडेंट शैल फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस विद इन, कब तक फाइल करना पड़ेगा? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द समन्स। देखो और इसमें लिखा 30 डेज में फाइल, आंसर ही दिखा। इसका आंसर है ये सी। इसमें लिखा 30 डेज में फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन। मान लो मुझे सर्विस 1 जनवरी को आपका मिला क्या समन्स मिले, तो 1 जनवरी से लेके 1 फेब तक के बीच में मुझे फाइल करना है क्या? डब्ल्यूएस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। A defendant should present WS of his defense within a 30 days from the service of summons on him. The said period extended up to, अब कब तक एक्सटेंड हो सकता है आपका ये? 60 डेज। ठीक है, 60 डेज तक एक्सटेंड हो सकता है प्लस 30। ठीक है, 60 और 30 मिला के कितने हुए? 60 90। ठीक है, 90 में अब 30 और 148 की एप्लीकेशन लगाओगे तो 30 और हो गए। तो 90 में 30 प्लस और कर दो। अगर 148 की एप्लीकेशन को एक्सटेंडेशन और करवा दिया है तो 0 9 10 11 12। ठीक है, 120 दिन। अगर 148 लगा के 30 दिन और बढ़ सकते हैं। आंसर क्या है? बी। Every allegation of the fact in the plaint, if not denied specifically, except the against the person who disability shall be taken to be, अगर आपने स्पेसिफिकली डिनाइड नहीं करा, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या होगा? तो वो आपका एडमिटेड मान लिया जाएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने मान लीजिए प्लेंट आया, ठीक है, प्लेंट लाए, अब प्लेंट के बाद आपने आपका डब्ल्यूएस फाइल करना है, तो आप पैरावाइज रिप्लाई करते हैं कि डिनाई पैराग्राफ 1, डिनाई ऑफ द प्लेंट 2, डिनाई। अगर आपने किसी भी पैराग्राफ को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करा तो इसलिए माना जाएगा कि आपने उसे एडमिट कर लिया। ठीक है, द काउंटर क्लेम सेट ऑफ इज अंडर
काउंटर क्लेम एंड सेट ऑफ इज अंडर किसके माना जाएगा, सीपीसी के माना जाएगा। फुप्पू वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर पहले क्वेश्चन इसका ए सू बी, ए ने बी पे सू करा ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के बेस पे फॉर रुपीज 500 रुपीज। बी होल्ड अ जजमेंट अगेंस्ट ए, बी ने एक जजमेंट होल्ड कर रखी है ए के अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि ए ने बी पे केस करा 500 रुपए का, पर बी ने क्या कर रखा है, उल्टा ए के खिलाफ एक जजमेंट ले रखी है 1000 रुपए की, ठीक है। द टू क्लेम्स बीइंग बोथ द डिफेंडेंट पेक्यूनियरी डिमांड्स मे बी सेट ऑफ, द इलस्ट्रेशन इज गिवन इन, अब ये इलस्ट्रेशन आपकी किस में दे रखी है, ये इलस्ट्रेशन आपकी दे रखी है ऑर्डर 8 रूल 6 में दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पी। सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड, सेट ऑफ कहां क्लेम करा जा सकता है, सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी के में, और काउंटर क्लेम किसी भी केस में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, पी। अब अगला है मेक द इनकरेक्ट प्रॉपर्टीज, इनकरेक्ट प्रोपोजिशंस के बारे में बताना है। तो इसका आंसर है टू ओनली, द सेट ऑफ एंड द काउंटर क्लेम अराउज इट और द सेम ट्रांजैक्शन, और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम आपका जरूरी नहीं है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइज हो, दूसरे कॉज ऑफ एक्शन से भी अराइज हो सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि टू ओनली, टू करेक्ट है, बाकी वाली स्टेटमेंट सही है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ एंड द काउंटर क्लेम कहां बताया गया है यार, सी में, ऑर्डर 8 में। The defendant is required within a 30 days from the date of service of summons on a present WS. However, if it is failed to do so within a set period of 30 days, he shall be allowed to file a same on the such date of mailing. अरे 60 days का extension हो सकता, सॉरी 90 days, 90 days का extension हो सकता, नॉट एक्सीडिंग पीरियड 90 days। अब ये 90 days में क्या है, ये देखो 90 क्वेश्चन इन्होंने कैसे दिया है, 30 और 60 एक्सटेंशन, तो दोनों को मिला के 90 days, नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ 90 days, 90 days से ज़्यादा का नहीं, ठीक है। और 148 की एप्लीकेशन लगा दी तो फिर 248, देखो क्वेश्चन क्या है, डिफेंडेंट इज रिक्वायर्ड विद इन 30 डेज, 30 डेज में उसे करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समवन, ठीक है, यानी कि ऑर्डर 8 रूल 1 के तहत उसे 30 डेज में फाइल करना था, ऑन द प्रेजेंट करना था WS अपना। हाउएवर इफ ही फेल टू डू सो, अगर वो फेल हो गया करने में, द सेट पीरियड ऑफ 30 डेज ही शैल बी अलाउड to file a same on such other day and may be specifically by the court but not exceeding the period of, total period of extension बताया जाए तो 90 days होता है, ठीक है। तो 60 डेज फर्दर ऑर्डर हो गया, 30 पहले, फिर 60, फिर इक्वल्स टू 90, 148 के तहत 38, तो 120, ठीक है। आंसर इसका वैसे भी सी है। Which of among the following statement regarding the filing rejoinder application in the suit as per the CPC, तो rejoinder application से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बात सही है, तो 2, 3 and 4। प्रोविजन ऑफ फाइलिंग rejoinder application is contained इतना ऑर्डर 8 में, rejoinder में भी आफ्टर द ड्यू द परमिशन, कोर्ट की परमिशन हो तो ही फाइल कर सकते हैं। रिजॉइंडर एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ प्लीडिंग, ये भी पार्ट ऑफ प्लीडिंग माना जाएगा, ठीक है। तो 2, 3 and 4 इसमें सब है, तो इसका आंसर क्या है, डी। द मीनिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इज, रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है आपका, आंसर बाय डिफेंडेंट प्लेंटिफ सूट, ठीक है। तो इसका क्या है, आंसर बाय द डिफेंडेंट ऑफ प्लेंटिफ सूट, तो इसका आंसर क्या है, सी। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ WS इन 30 डेज विच में भी एक्सटेंड टू 90 डेज शैल बी काउंटर फ्रॉम, कब से गिने जाएंगे, डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स ऑन द डिफेंडेंट, तब से गिने जाते हैं 30 डेज अप टू 90 डेज। ये कब से दिया है, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, यानी कि जब से उसे समन्स मिले हो तब, डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन डिफेंडेंट, ठीक है, डिफेंडेंट को जब से समन्स मिले हो। तो इसका आंसर वैसे सी है, ठीक है, ऊपर दिखाता हूँ, सी। The defendant shall present his WS within dash days from the service of summons up to him, तो कब से 30 डेज से गिना जाएगा, ऑर्डर 8 रूल 1। as provided at order 8 rule 1 of CPC, the defendant shall present the WS of his defendant within, कब फाइल करना पड़ेगा, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स, तो इसका आंसर क्या है, सी। इन अ सूट फॉर रिकवरी 25 लाख, द डिफेंडेंट फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट, एक सूट फॉर रिकवरी होता है, फाइल करते हैं 25 लाख का, डिफेंडेंट फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट एंड प्लीड दैट इट डज नॉट ऑन द मनी एंड द प्लेंटिफ बट इन फैक्ट इट इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द सम ऑफ 40 लाख। उल्टा वो कहता है भैया मेरे 40 लाख रुपए निकल रहे हैं प्लेंटिफ से, ये डिफेंडेंट देखो प्लेंटिफ ने भैया 25 लाख का केस करा डिफेंडेंट के ऊपर, और डिफेंडेंट उल्टा बोल रहा है मेरे 40 लाख रुपए इस पे निकलते हैं, ठीक है। हाउएवर डज नॉट फाइल अ काउंटर क्लेम, द डिफेंडेंट ने पर कोई काउंटर क्लेम फाइल नहीं करा, कैन द डिफेंडेंट फाइल अ काउंटर क्लेम एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज
subsequent stage in the suit of the filing a fresh suit seeking recovery of 40 lakhs rupees, तो क्या वो उसके रिगार्डिंग 40 lakhs के रिगार्डिंग एक केस फाइल कर सकता है क्या? तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी। डिफेंडेंट के पास दोनों चॉइस है, क्या तो वो काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है और सेपरेट सूट भी फाइल कर सकता है, तो इसका आंसर सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। When a plaintiff appears and defendant fails to file written statement that despite of service of the court, despite service of the court, तो क्या कर सकती है कोर्ट उसमें? may either required the plaintiff to provide prove its case by leading evidence for pronounced judgment and against the defendant depending upon the nature of the case। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। समझ आएगी होगा आपको। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो सारी करेक्ट स्टेटमेंट है, नोट कर लो। The period of limitation within the defendant shall submit his written statement in ordinary within कितने टाइम में फाइल सबमिट करना होता है? 30 days और सर्विस और 90 days if allowed by the court। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। In case of failure of filing the WS written statement within 30 days, the defendant can be allowed to file the same on such other days specified by the court for the reason recording। तो कितना कर सकते हैं आपका? 90 days। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें कंसिडर करनी है फॉलोइंग स्टेटमेंट और उस पर टिक करना है। तो a defendant may set up by the way of counterclaim against the defendant plaintiff had right in respect of cause of action occurring to him। तो फर्स्ट तो सही है, ठीक है। और उसके बाद है आपका ये गलत है, 3 सही है। द काउंटर क्लेम शुड नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट। काउंटर क्लेम आपका पेक्यूनियरी जुडिक्शन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो सीरियस सिविल जज के यहाँ पर आप काउंटर क्लेम नहीं डाल सकते क्योंकि उसकी लिमिटेशन ही 3 लाख की है। अब वो आपका काउंटर क्लेम बनना 15 लाख का, तो क्या आप डाल सकते हो? तो नहीं डाल सकते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले भाई। तो इसका आंसर है पी, 1 और 3। इन अ कमर्शियल सूट द टाइम ऑफ लिमिट 120 days ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको एक्सटेंशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कमर्शियल कोर्ट के जो वो आए हैं वो बहुत दिक्कत वाले आए हैं कि 120 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? सी। Subsequent to filing of written statement under order art rule 9 the CPC the defendant क्या कर सकता है आपका? इसमें लिखा था फाइलिंग ऑफ WS ऑर्डर आर्ट रूल 9। ठीक है, ऑर्डर आर्ट रूल 9। ठीक है, कैन फाइल अ प्रोसीडिंग बाय द वे ऑफ डिफेंस ऑफ सेट ऑफ काउंटर क्लेम विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। ए एंड बी CUC, ए ने बी पे केस करा सी पे फॉर रिकवरी ऑफ ₹1000 रुपीज। सी हैज डेबिट ड्यू टू हिज ए पे है अलोन। हेयर सी कैन, अभी सी क्या कर सकता है आपका? यहाँ पे सी कैन नॉट सेट ऑफ अ डेबिट ड्यू टू हिम ए अलोन के ऊपर ला सकता है, बाकी भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है, देखो सिंपल सी बात है, ए एंड बी ने दोनों ने मिलकर केस करा सी पे फॉर रिकवरी ऑफ 1000 रुपए के लिए। एंड ए अलोन, सी हैज डेबिट ड्यू टू हिम बाय ए। अब सी का कुछ डेबिट था ए के अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्या हेयर सी कैन, अब यहाँ पर सी क्या कहना है? कैन नॉट सेट ऑफ डेबिट ड्यू टू हिम बाय ए अलोन, और वो सिर्फ ए अलोन से ही ले सकता है, बाकी उससे नहीं। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक डिनाइल एंड स्पेसिफिक डिनाइल वाला प्रोविजन किस में दे रखा है? ऑर्डर आर्ट रूल 3 से लेके 3 एंड 5 से, तो इसका आंसर क्या है? सी। अब सेट ऑफ कैन बी लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ, तो ए एंड बी इसके दोनों है। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। ऑर्डर आर्ट रूल 6 set of may be permitted set of claimant by the defendant is a certain sum of money, a certain sum of money, और वो पेक्यूनियरी जुडिक्शन से उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कोर्ट की, तो आंसर बी। ठीक है, नोट कर लो। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ CPC द पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ आर बी गिवन इन द रिटन स्टेटमेंट। पर्टिकुलर सेट ऑफ टू बी गिवन रिटन स्टेटमेंट के अंदर आपको देने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर आर्ट रूल 6 में देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। प्रोविजन रिलेटेड टू सेट ऑफ और काउंटर क्लेम आर कंटेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स, किस में दे रखे हैं? ऑर्डर 8 में, तो सी है इसका आंसर। रामलाल कॉर्पोरेशन सोल प्रोपराइटर ऑफ रामलाल files a case of against X for recovery of money
X file a counterclaim in the said suit for recovery of money owned by Shamlal, a sole proprietor Shamlal and son of Lam. तो यहाँ पर क्या होगा, काउंटर क्लेम में भी रिटर्न, काउंटर क्लेम में भी रिटर्न हो जाएगा। देखो क्या हुआ है, एक रामलाल कॉर्पोरेशन थी, ठीक है, उसका उसके उस सोली था, रामलाल फाइलर सूट अगेंस्ट एक्स, रामलाल कॉर्पोरेशन ने एक केस फाइल करा एक्स के खिलाफ, एक्स फाइल काउंटर, एक्स ने काउंटर क्लेम फाइल कर दिया, सूट फॉर रिकवरी एंड मेड ऑन बाय द श्यामलाल, सोल प्रोप्राइटर श्यामलाल एंड सन इज रामलाल। काउंटर क्लेम में भी रिटर्न, उसका काउंटर क्लेम क्या होगा, में भी रिटर्न हो जाएगा, विल बी रिटर्न, सॉरी। In which of the following case can C set of claimant, set of claimant is A sue C, A ने C पे केस करा on a bill of exchange 500, C hold a judgment against A for recovery of debt is 1000 rupees। इसका आंसर क्या है, D। If it is a case in which of the defendant set of outer claim, set of plaintiff is state discontinue dismiss the counter claim, अब इसमें उसका सेट ऑफ क्लेम करें, nevertheless we proceed with, तो इसका आंसर क्या है, B। If after the service of summons the defendant appear but does not file a written statement, अगर वो आता है और वो WS फाइल नहीं करता तो कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट has to necessarily require the plaintiff to prove his case by leading evidence, PE पे लगा देगा, और with the defendant having no opportunity to cross examine the witness of the plaintiff, और उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट को स्टक ऑफ कर देगा, तो इसका आंसर सी है। A prayer of extension of time beyond the 90 days for filing a written statement, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, neither A or nor B at the time cannot be extended beyond 90 days, 90 days से extend नहीं हो सकता, पर 148 की एप्लीकेशन लगा के 30 days और extension हो सकता है। On the default of filing of WS under 8, तो क्या होगा, तो डिस्क्रिशनरी है, ठीक है, प्रोनाउंस जजमेंट डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट के ऊपर है कि वो प्रोनाउंस करे या जजमेंट या ना करे, ठीक है। द प्रोविजन रिलेटेड टू पर्टिकुलर WS काउंटर क्लेम इन दी किसमें है, आपका ऑर्डर 8 में है, तो इसका आंसर ए है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है।